हाँ, राम राम भाइयों। भाइयों, ये 2019 का चाइल्ड डेवलपमेंटल पेडागोजी का क्वेश्चन पेपर है जो कि लेवल 1 में आया था। इसमें मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चंस कराऊंगा और इस पेपर के जितने भी सेक्शन है वो सारे कराऊंगा आपको, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट का है, चाहे इंग्लिश का, चाहे हिंदी का, चाहे वो ईवीएस का है और चाहे वो आपका मैथमेटिक्स का है। और अगर आप ये सारे क्वेश्चन पेपर भी कर लेते हो ना, तो ये श्योरिटी है कि आपके 120 प्लस आएंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स किए थे, लेकिन बहुत सारे स्टेट टैट्स के किए थे, तो मेरे 136 प्लस आ गए थे इनसे ही, बिना कोई कंसेप्ट किए ही। ठीक है जी। तो देखो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। तो देखिए, लैंग्वेज के लिए बात करते हैं नोम चॉम्स्की की, और नोम चॉम्स्की की बताते हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड जो है ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है एक बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। तो देखिए, कोलबर्ग ने जो दी थी, कोलबर्ग ने दी थी 6 स्टेज थी कोलबर्ग की 6 स्टेज थी, और उनके साथ साथ में उसके लेवल थे कितने? 3, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। उसमें उसने बताया था कि कैसे एक बच्चे की जो मोरालिटी होती है किसी चीज़ के प्रति, वो कैसे कैसे इंक्रीज होती है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक चीज़ आप मान के चलना कि एक क्वेश्चन फिक्स है जो आपका बायसनेस से, जेंडर बायसनेस से आएगा, और वो क्वेश्चन फिक्स आना ही आना है। इसमें दे रखा है ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। दिस इज एन एग्जाम्पल। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई क्वेश्चन में ये आए कि टीचर एक पर्टिकुलर जो आपका सेक्स मतलब जो जेंडर है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और दूसरे को नेगलेक्ट कर रहा है, तो ये जेंडर बायसनेस होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कॉन्फर्मिटी। ठीक है। तो ये कह रहा है कि मतलब आपको पक्षपात को कम करना है, बच्चे के दिमाग में से आपको इस चीज़ को निकालना है कि भाई दोनों जेंडर हैं वो अपने अपने एरिया में एक्सेल कर सकते हैं। मतलब जेंडर का एजुकेशन में या एनवायरनमेंट में आप कह सकते हो समाज में कोई रोल नहीं पड़ता। अगर आपको बच्चे को ये दिखाना है तो आप बच्चे के लिए क्या करोगे, तो आप बच्चे के सामने क्या करोगे, डिस्कस करोगे जेंडर वाइज टॉपिक को। मतलब आप डिस्कस करोगे, ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा इसका। इसमें क्या करोगे आप बच्चे के सामने डिस्कस करोगे कि हर जो जेंडर होता है वो अपने अपने एरिया में एक्सेल कर सकता है, और कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पर कि एक पर्टिकुलर जेंडर की वजह से आप किसी को पीछे छोड़ो। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट while viewing children as the active seeker of the knowledge emphasize the influence of social and cultural content on their thinking। देखिए, ऐसा है कि इसमें जो जीन प्याजे हैं ये भी बच्चे को ये मानते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, मतलब वो एक्टिव सीकर मानते हैं। आपके जो लैब बायोगोस्की हैं वो भी आपके एक्टिव सीकर मानते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में ये दे रखा हो सोशल एंड कल्चरल कंटेंट, सोशल और कल्चरल कंटेंट अगर दे रखा हो तो आप बिना किसी टेंशन के लैब बायोगोस की लगा देना, क्योंकि सोशल कल्चरल की जो बात करते हैं वो लैब बायोगोस की करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल वर्किंग ऑन अ जिक्सो पजल 5-year-old नजमा सेज टू हरसेल्फ वेयर इज द ब्लू पीस, नो नॉट दिस वन, डार्कन वन दैट, वुड यू गो हेयर एंड मेक दिस शूज। ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफर्स टू बायोगोस्की एस। देखिए, ऐसा है, बायोगोस्की और प्याजे दोनों के इस चीज को लेकर के अलग अलग मत हैं। अगर इसमें ऑप्शन में पूछ रखा होता, देखो यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि बायोगोस्की इसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन अगर राइट की बात करें तो ऑप्शन जो राइट होगा वो तो होगा हमारा प्राइवेट स्पीच। बायोगोस्की इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में ये दे रखा होता कि प्याजे इसको क्या कहते हैं, तो प्याजे के अकॉर्डिंग ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है। इसमें कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है। बच्चा सिर्फ अपने अराउंड ही देखता है कि मैं जो सोचता हूं वो एकदम ठीक है। बच्चा दूसरों को गलत नहीं बोलता, लेकिन वो अपने पर्सपेक्टिव को समझता है कि यार मैं जो सोच रहा हूं वो एकदम ठीक है। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए, ऐसा होता है कि बाइगोस्की जो था, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था एमकेओ, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग। देखिए, जो स्कैफोल्डिंग वर्ड था वो सबसे पहले यूज किया था जेरोम बर्नर ने, जिन्होंने स्पाइरल करिकुलम दिया था। लेकिन जो स्कैफोल्डिंग जो था, इसको जिसने यूज किया अपनी थ्योरी में, वो थे बाइगोस्की। तो बाइगोस्की ने कहा था कि स्कैफोल्डिंग एक ऐसे क्यूज है जो बच्चा किसी चीज को अपनी मदद से, मतलब खुद नहीं कर पा रहा उस चीज को, लेकिन जो एमकेओ है, मोर नॉलेजेबल अदर है, वो अगर उसको, वो बंदा अगर उसको वो देता है, सपोर्ट देता है, तो वो बच्चा उसको कर सकता है। तो जो सपोर्ट होता है ना, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज बाय जीन पियाजे। देखिए, जीन पियाजे की स्टेज थी 4, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है। देखिए, ऐसा है, पियाजे ने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि एक बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में स्टेज थी। तो सबसे पहले जो स्टेज थी सेंसरी मोटर, उसमें कहता है कि जो बच्चा होता है वो किसे सीखता है, सेंसेस से, मतलब किसी भी चीज़ को बच्चा टच करेगा, फील करेगा, उससे अकॉर्डिंग सीखता है। तो अगर आप देखते हैं पहली स्टेज का ऑप्शन, तो देखिए पहली स्टेज की बात करता है ये डेफर्ड इमिटेशन और ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब बच्चा किसी चीज़ को समझ जाएगा कि अगर कोई चीज़ मेरे सामने है तो वो चीज़ एग्जिट करती है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे सामने नहीं है तो वो एग्जिट नहीं करती, मेरे सामने है तो भी एग्जिट करती है और नहीं है तो भी एग्जिट करती है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट। थर्ड जो है ये आती है आपकी सेंसरी मोटर में। फिर बात करते हैं, देखो पहले इसके आंसर की बात करते हैं। तो पहले जो इसका आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर 2, कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन। जो पहला ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये पियाजे की फॉर्मल ऑपरेशनल का है, फॉर्मल ऑपरेशन का। ठीक है, ये पियाजे की फॉर्मल ऑपरेशन का है। थर्ड की बात करें डेफर्ड इमिटेशन, ये पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज का है। और अगर बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, तो देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है ये पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज का है। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, जो 9th क्वेश्चन है, इसमें भी पियाजे का कॉन्सेप्ट दे रखा है। देखो ऐसा था, पियाजे ने दिया था एक स्कीमा। पियाजे के अकॉर्डिंग स्कीमा क्या होता है, स्कीमा जो होता है कि किसी चीज़ को हमने अगर आज देखा, अगर उस चीज़ को हम कुछ टाइम बाद देखते हैं तो हम उस चीज़ को पहचान लेते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता होता है कि ये चीज़ हमने देखी थी, तो दिमाग में हमारा उसका स्कीमा बन जाता है। मतलब जिस चीज़ को आप आज देखते हो उसको अगर आप दोबारा देखोगे तो आपके दिमाग में उसका स्कीमा बन जाएगा। मतलब एक बंडल होता है, मतलब सेट होता है इंफॉर्मेशंस का किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो उसको आप दोबारा भी समझ पाओगे कि यार हाँ ये वो चीज़ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं आपके बंडूरा, इसकी बंडूरा बात करते हैं। कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट है, ये आपके इसके पावलोव, और पावलोव के साथ साथ में स्किनर की बात करते हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि भाई जो हम असेसमेंट करते हैं बच्चे का, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, बच्चे का जो असेसमेंट किया जाता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो देखिए, बच्चे को जो असेसमेंट किया जाता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बच्चे के दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट को लेकर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्योस है, तो आप उसको क्लियर करोगे और बच्चे को इक्विलिब्रियम में लेकर आओगे उस कॉन्सेप्ट के प्रति, और बच्चे का जो कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करोगे आप। तो इसका आंसर तो होगा ये। ठीक है जी, बाकी ये देखो, रैंक असाइन करना ये नहीं होता, लेबलिंग करना बच्चों को ये नहीं होता, और पास और फेल करना देखो ये आपका असेसमेंट का काम नहीं होता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस के बारे में पूछ रहा है कि इंटेलिजेंस के बारे में क्या करेक्ट है, ये पूछ रहा है। देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। देखिए ऐसा होता है, इंटेलिजेंस जो होती है ये फिक्स नहीं होती। एक व्यक्ति जो होता है, देखिए एक रेमंड कैटल था, उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस 2 प्रकार की होती है, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज। फ्लूइड जो होती है जो हमें मिली है हमारी हेरिडिटी से, वो फिक्स है और वो टाइम क्या उसके साथ साथ उसका डिके होगा। लेकिन जो क्रिस्टलाइज होती है ना, ये आप जैसे जैसे समाज में एक्सपीरियंस करोगे तो बढ़ेगी। तो आप पूरी तरह ये नहीं कह सकते कि आपकी इंटेलिजेंस फिक्स है। ठीक है, तो इसका पहला नहीं होगा। दूसरा कहते हैं कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं इसको नाप सकते हैं। देखो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो एक्यूरेटली आपको नाप सके, ऐसा कोई टेस्ट है ही नहीं जो इंटेलिजेंस को एक्यूरेटली नाप सके। क्योंकि जो इंटेलिजेंस होती है खाली जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी होती है जिसको आप परफॉर्मेंस से नाप सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है वो पूरी तरह उसको नहीं नाप सकते। थर्ड ऑप्शन,
इंटेलिजेंस इज अ यूनिफैक्टर एंड सिंगल ट्रेड। देखो ऐसा है, इसकी बात सबसे पहले बात की थी अल्फ्रेड बिनेट की। अल्फ्रेड बिनेट ने कहा था कि जो इंटेलिजेंस है ये आपकी यूनिफैक्टर है, लेकिन उनकी जो थ्योरी थी उसको बाद में नेगलेक्ट कर दिया गया था कि भाई ऐसा नहीं होता कि सिंगल एक यूनिफैक्टर अगर इंटेलिजेंस होती तो फिर व्यक्ति सिर्फ एक ही एरिया में एक्सेल कर पाता, लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग एरिया में एक्सेल कर पाता है, तो ये भी गलत हो गया। इसका जो आंसर है, आंसर नंबर 4 होगा इसका। फोर्थ कैसे होगा, इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। देखिए ऐसा है, एक थर्स्टन थे, उन्होंने 7 तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी। उन्होंने कहा था कि जो सेट ऑफ एबिलिटीज होती है ना वो इंटेलिजेंस होती है, मतलब इंटेलिजेंस को आप एक आइडेंटिटी नहीं कह सकते, अलग अलग मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये भी फिक्स है, सी टेट में ये क्वेश्चन आना ही आना है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकर, इंटेलिजेंस, इनके ऊपर आना ही आना। देखिए इसमें क्या करा है, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस फॉर अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस, रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन। देखिए ऐसा है, जब आप किसी भी ऑप्शन में ये आए क्वेश्चन में कि ओरिजिनल सॉल्यूशन मतलब मौलिक विचार, मौलिक समाधान, मौलिक जहां पर आता है तो मतलब इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो घिसा पिटा ट्रेंड चल रहा है ना उस पर नहीं सोच रहा, उसके अलावा खुद का दिमाग लगा के कुछ डाइवर्जेंट ही सोच रहा है, तो ये होते हैं आपके क्रिएटिव थिंकर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड। देखिए ऐसा है कि एक डिप्राइव्ड ग्रुप होते हैं जहाँ के बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, एजुकेशन में ले लीजिए, सोशल एक्टिविटीज़ में ले लीजिए, तो टीचर को क्या करना चाहिए इसके लिए। तो देखो टीचर का जो उसका मेन रीज़न होता है, जिस टीचर को जो करना चाहिए वो ये होता है कि आप क्या करोगे, रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड बेस टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। देखिए इसमें क्या टीचर को देखना होगा, टीचर को ये देखना होगा कि शायद हो सकता है मैं जो पढ़ा रहा हूँ टीचर बच्चों को उस तरह समझ ना आ रहा हो, तो टीचर को अपने टीचिंग स्टाइल्स को चेंज करना पड़ेगा ताकि बच्चा उस चीज़ को समझ पाए। अगर उसको दिक्कत आ रही है तो उस चीज़ को बच्चा समझ पाए, तो टीचर को अपनी टीचिंग स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। देखिए ऐसा होता है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान वो होते हैं जो कि आप हर व्यक्ति को, हर बच्चे को कैटर करना चाहते हो, देखभाल करना चाहते हो, कि आप हर बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहते हो, कि जो बच्चा जिस तरह सीखता है आप बच्चे को उस तरह पढ़ाओगे। तो हर बच्चे के लिए उसकी नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लान बनाना, ये होता है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, इसको आईईपी भी कहते हैं, और ये मस्ट है, मतलब ये टीचर को करना ही चाहिए। तो शुड एक्टिवली प्रिपेयर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। टीचर को एक्टिवली प्रिपेयर करना चाहिए उस चीज़ को कि भाई आप हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखिए जो आपकी ये लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं इनसे भी जो क्वेश्चन फिक्स है आना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 4-5 डिसेबिलिटीज हैं उनसे आता है, किसी वीडियो में करा दूंगा उसको अच्छी तरह में। तो देखिए प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया बच्चों में दिक्कत क्या होती है, बच्चे चीज़ों को पढ़ने में दिक्कत करते हैं, बच्चे जो पहले पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करने में दिक्कत होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। पहले जो दे रखे हैं ये है एडीएसडी का, ये कोई है नहीं। रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्टिविटीज होती हैं, ये आप कहीं ना कहीं इसको ऑटिज्म से जोड़ सकते हो, हालांकि क्लियरली नहीं लेकिन ऑटिज्म में जोड़ सकते हो आप इसको। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। देखिए ये किस पे होता है, ये होता है कि राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, मतलब हर व्यक्ति हर बच्चा उसका अधिकार है और उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ऐसा है कि एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिव से भी फिक्स है आना, कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच है उससे क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें दे रखा है इन द कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरी। देखिए जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं ना, संरचनावादी जो होते हैं, संरचनावादी ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, बच्चा डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, ना बच्चा पैसिव है, बच्चा क्लास में एक्टिव होगा, टीचर उसको हेल्प करेगा और बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, मतलब बच्चा अपनी जो मीनिंग है, अपना जो कंसेप्ट है, अपना जो थॉट है, अपनी जो थिंकिंग है उसको खुद बनाएगा, वो किसी पर भी पैसिवली डिपेंडेंट नहीं है, एक्टिवली
टीचर उसको हेल्प कर सकता है लेकिन डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेब थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट देयर फिनोमिनन। देखिए क्या होता है, नेब मतलब होता है जो एक बच्चा होता है जिसको आप कह सकते हो इंट्यूटिव थॉट्स कह सकते हो, मतलब जो बच्चा किसी चीज़ के बारे में बना लेता है कि बच्चे ने बना लिया कि भाई आज सूर्य बहुत तेज चमक रहा है, इसका मतलब सूर्य आज दुखी है या गुस्सा है। तो बच्चे की जो नेब थ्योरीज होती है ना, टीचर को इनको कैटर करना चाहिए और बच्चे को इनको हेल्प करनी चाहिए उस चीज़ में, और टीचर को उसको एविडेंस देना चाहिए बेटा इसका रीज़न ये है, आप उसमें क्लियरिटी लाइए उसको और एम्बिगुअस मत कीजिए। तो टीचर का जो मेन काम होता है नेब थ्योरीज में कि बच्चे की जो थ्योरीज हैं, बच्चे ने जो कॉन्सेप्ट बना रखे हैं उनमें क्लियरिटी लाइए, उनको और एम्बिगुअस नहीं करना, हमें उनमें क्लियरिटी लेके आनी है ताकि बच्चा उस चीज़ को समझ पाए कि मैंने ये सोचा तो इसका रीज़न ये था इसलिए मैंने ये सोचा, और अगर गलत भी है तो उसको आप एग्जाम्पल दीजिए ताकि बच्चे में क्लियरिटी आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर है 4th, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए 19 क्वेश्चन में क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड मतलब होती है कि बच्चा ही सर्वे सर्वा है, बच्चा हर चीज़ को खुद निर्माण करेगा और टीचर उसको फॉलो करेगा, जहां प्रॉब्लम है उसको स्कैफोल्डिंग देगा। टीचर एक एमक्यू की तरह काम करेगा लेकिन टीचर डोमिनेंस नहीं पैदा करेगा वहां पे, ये नहीं कि बस मैं बता रहा हूं वो करना है। बच्चे को सोचने दीजिए, जहां दिक्कत है उसको वहां पर आप उसको रास्ता दिखाइए। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी वो होती है, ये देती है प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, बच्चे के जो एक्सपीरियंस है उनको हमें क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ऐसा होता है, क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है कि जो इमोशंस और कॉग्निशन होते हैं ना, आप ये मान के चलना कि अगर कोई बच्चा इमोशनली स्टेबल है तो उसका जो कॉग्निशन है वो बहुत अच्छा होगा और मतलब वो अपने जो एरिया में उसमें एक्सेल कर पाएगा। लेकिन अगर कोई जो बच्चा है वो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं उसका कॉग्निशन जो है वो अंडर डेवलप्ड रह जाएगा। तो ये जो होते हैं ना, ये इंटरव्यूमन होते हैं, इमोशंस और जो कॉग्निशंस होते हैं ये आपके इंटरव्यूमन होते हैं, मतलब ये सहनिहित होते हैं, सन्निहित होते हैं आपस में, संवेग और संज्ञान। ठीक है जी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिव प्रोस्पेक्टिव। देखिए कंस्ट्रक्टिव प्रोस्पेक्टिव का आते ही आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, बच्चा एक्टिव एक्सप्लोरर होगा। तो जहां पर भी ऑप्शन में इसमें दे रखा होगा तो वो आंसर होगा इसका। अगर ये देखो, आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, मतलब बच्चा जो है वो एक्टिवली एंगेज होगा और खुद उसका निर्माण करेगा। रिकॉल, रिप्रोडक्शन गलत, मेमोराइजेशन गलत, रिपीटेटिव एसोसिएशन गलत, इसको मानते हैं बिहेवियरिस्ट। 4th ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद देयर क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। देख एक चीज के लिए आप एग्जाम्पल भी दे रहे हो साथ में कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हो उसको, मतलब एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल दोनों दे रहे हो। तो ये क्या करेगा, ये जो बच्चा होगा, जो बच्चे के जो कॉन्सेप्चुअल चेंजेस है ना उनको इफेक्टिवली नर्चर करेगा, मतलब बच्चे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आप उसको एग्जाम्पल से जोड़ दोगे तो बच्चे के कॉन्सेप्ट्स में अच्छी क्लियरिटी आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और गेन। अगर आप बच्चे को बार बार ये कह रहे हो कि भाई पनिशमेंट या रिवॉर्ड के लिए बच्चा बार बार किसी चीज़ को दोबारा से कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो उसकी एक्सटेंसिव मोटिवेशन है वो उस पर हावी हो रही है और इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसके ऊपर कम होती जा रही है। तो ऑप्शन में देखिए आंसर देखिए, जो बच्चे की जो नेचुरल मोटिवेशन है, इसको कहते हैं आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो तो कम हो जाएगी। डिक्रीज एक्सटेंसिक, देखिए एक्सटेंसिक को डिक्रीज नहीं करेगा, रिवॉर्ड और पनिशमेंट तो करते ही एक्सटेंसिक को क्रिएट है और इंट्रिंसिक मोटिवेशन को क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मेन रीजन है एक्सटेंसिक मोटिवेशन को क्रिएट करने के। परफॉर्मेंस गोल्स इस पे भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 40 होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग। बच्चे में अगर आपको मीनिंगफुल लर्निंग प्रमोट करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बता रहा है इसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट, मतलब शारीरिक दंड। देखिए आरटीई एक्ट 2009 की जो आपकी धारा 17 है वो कहती है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है, बच्चे को पनिशमेंट देना ही गुनाह है, आप दे नहीं सकते पनिशमेंट। सेकंड ऑप्शन कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। देखिए जहां पर भी कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट है तो ये बच्चे में मीनिंगफुल रहेगा, क्योंकि बच्चा कोऑपरेशन से सीखेगा, पीयर्स एक दूसरे से असेसमेंट करेंगे, आपस में सीखेंगे तो बच्चों में क्लियरिटी लाएगा।
कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, देखिए ये सबसे बेस्ट है। लगातार बच्चे को ऑब्जर्व करना, क्या सीख रहा है, लगातार उसके टेस्ट लेना। टेस्ट इन द सेंस ये नहीं कि आप बैठा के फॉर्मल वे में टेस्ट लोगे, जर्नली बच्चे को ऑब्जर्व करना, उसी चीज कंसेप्ट के बारे में उससे पूछना, ये दोनों हेल्प करते हैं। लेकिन कंस्टेंट कंपेरेटिव इवैल्यूएशन जो होगा, अगर बच्चों में आप कंपैरिजन करोगे तो ये बच्चों में कंपैरिजन करना एक दूसरे के प्रति हीन भावना पैदा कर देगा, ये कहीं से भी सही नहीं होता। तो इसके दोनों ठीक होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है इसका। क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन। अगर कोई कॉन्सेप्ट है बच्चों में क्लियरिटी नहीं है तो टीचर उसके लिए क्या कर सकता है। तो देखिए टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चों को आप अपॉर्चुनिटी दो कि बच्चा उस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करे, उन पर डिस्कस करे, ताकि उसकी जो क्लियरिटी है वो खुद ब खुद आ जाए। ना तो आप इसमें रोट कराओगे, ना आप मैकेनिकल ड्रिल कराओगे, ना लेक्चर दोगे, ना कंपटीशन पैदा करोगे और ना ड्रिल कराओगे। सबसे अच्छा है बच्चा खुद एक्सप्लोर करे इसको। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इंक्रीज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। देखिए प्राइमरी स्कूल में एक टीचर किस तरह से बच्चों को कर सकता है कि बच्चे खुद अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाएं और इफेक्टिव प्रॉब्लम जो उनके सामने आते हैं उनको सॉल्व करें। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में देखिए कि बच्चे को आप जो इंट्यूटिव गैसेज हैं बच्चे को करने दीजिए, बच्चा उस कॉन्सेप्ट के प्रति जो अपना दिमाग लगा पा रहा है उसको लगाने दीजिए, फिर आप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाइए कि आप जो इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं आप उसको सोचिए, फिर आप उसको बाद में रेक्टिफाई कीजिए बच्चे के सोचने के बाद। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स एट रैपिड पेस। ठीक है, देखिए ऐसा होता है, अगर आप बात करते हैं जन्म से पहले, तो जन्म से पहले जो कॉन्सेप्शन का पीरियड होता है ना, उसमें बच्चे की जो फिजिकल डेवलपमेंट सबसे तेज होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है एक जाइगोट से पूरी अपने शेप को लेता है। लेकिन अगर बर्थ की बात करते हैं तो इन्फेंसी और जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड है, यहाँ पर बच्चे की ग्रोथ होती है बहुत तेजी से। 5-6 साल के बाद बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाती है। ठीक है, फिर एकदम एडोलसेंस में आके फिर बढ़ती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा होती है आपकी इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब पूछ रहा है इसमें कि डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल नहीं है। देखिए प्रिंसिपल के अगर डेवलपमेंट के प्रिंसिपल की बात करते हैं तो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग भी है, बिल्कुल। आप जब पैदा होंगे सबसे शुरू होगा और आपके मरने तक या हमारे मरने तक चलेगा उसको। ठीक है, मॉडिफाई है बिल्कुल। आप अगर एक व्यक्ति है उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है ना, तो वो कहीं ना कहीं अपनी डेवलपमेंट को इंप्रूव भी कर सकता है, तो मॉडिफाइएबल बिल्कुल है। बोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इनसे इन्फ्लुएंस होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जो फोर्थ कह रहा है कि डेवलपमेंट इज ए यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डोंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, यूनिवर्सल नहीं होता, कल्चर जो होते हैं वो भी एक बच्चे की डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 29, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन। देखिए इंडिविजुअल वेरिएशन का जो प्राइमरी कॉज क्या होता है, देखो सबसे बड़ा जो कॉज होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। देखिए ऐसा होता है, एक व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति बहुत रेयर होंगे जिनको सेम हेरिडिटी मिलेगी, और ऐसे व्यक्ति बहुत रेयर होंगे जिनको सेम एनवायरनमेंट मिलेगा। हर व्यक्ति को अलग अलग हेरिडिटी मिलती है, अलग अलग एनवायरनमेंट मिलता है। तो ये ही जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं ना, ये क्रिएट करते हैं इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी की बात कर रहा है कि सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी कौन कौन सी। देखिए ऐसा होता है कि जहां पर आपकी फैमिली आएगी, जहां पर आपकी फैमिली आएगी, फैमिली होती है आपकी प्राइमरी, ये है आपकी प्राइमरी फैमिली, जहां आएगी वो है प्राइमरी। तो देखिए यहाँ फैमिली है तो ये प्राइमरी हो गया, और जहां पे स्कूल आएगा वो आपका सेकेंडरी हो जाएगा। तो स्कूल यहाँ पे आएगा थर्ड में, तो ये आपका स्कूल एंड मीडिया आपका सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है भाइयों, तो देखिए ये थे हमारे 30 क्वेश्चन 2019 के लेवल 1 के। ऐसे ही करके मैं सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपको सॉल्व करा दूंगा, और अगर आप इतना भी कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ 120 प्लस मारोगे आप। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सारे कर लीजिए, यूपीटेट के भी कराऊंगा, सीटेट के भी कराऊंगा, एमपीटेट के भी कराऊंगा, रीट के भी कराऊंगा, एसटेट के भी कराऊंगा, यूके टेट के भी कराऊंगा। तो आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है, आप 120 प्लस मारोगे। और मैंने जो स्कोर किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस पे ही किया था स्कोर, मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं किया था सीटेट के लिए पर्टिकुलर बात करूँ तो। मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करा दूंगा। और भाइयों अगर देखो वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और बाकी आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर देना, नहीं तो देखो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है भाइयों, तो राम राम।